नमस्कार साथियों, मैं शिकवाल सर एक बार पुणे आपका उदयपुर के सिरजी स्टडी सेंटर पर, जो कि आपका परिवार है, उस परिवार में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल आपको अच्छे से पता है कि मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो मेरे विद्यार्थी, मेरे भाई है, बहन है, जो भी है, बिल्कुल उनके लिए मैं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का दौर निरंतर चलायमान रखा हूं। उसी के क्रम में यदि आज हम मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी जिस भाग को पढ़ने वाले हैं, वो भाग कौन सा होगा देखिएगा। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का भाग कौन सा है? 39वां क्वेश्चन या 39वीं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी आप पढ़ोगे। कौन सी मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी पढ़ोगे? 39। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं, तो आप और हम क्या करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो जुड़िए मेरे साथ। पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन के पटल पर, कौन सी स्क्रीन? मोबाइल की स्क्रीन। देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है, यह सवाल पूछा गया है। तो क्या विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता या अस्पष्टता? बात हो रही है उपलब्धि परीक्षण को लेकर। आपको दिखाई तो दे रहा है ना साथियों, उपलब्धि परीक्षण। तो उपलब्धि परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। यदि हम उपलब्धि परीक्षण की विशेषताओं की यदि बात करें, तो यह उपलब्धि परीक्षण की विशेषता क्या है? विश्वसनीय है। क्या है? विश्वसनीय है। इसके अलावा मानकता से युक्त है। इसके अलावा वैधता से भी युक्त है और वस्तुनिष्ठ भी रहती है। क्या रहती है? वस्तुनिष्ठता से भी युक्त है। तो ये 4 प्रकार की विशेषता मानी गई है। तो अब देखिएगा, इसमें से कौन सी विशेषता इसमें मिलती है या नहीं मिलती है। यहां पूछा जा रहा है उपलब्धि परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। तो विश्वसनीयता तो है, इसलिए ये गलत हो गई। वस्तुनिष्ठता भी है, इसलिए गलत होगी। वैधता भी है, इसलिए गलत होगी। इसका मतलब जो आंसर होगा, जो नहीं है, वो क्या है? अस्पष्टता। उपलब्धि परीक्षण स्पष्ट होते हैं, अस्पष्ट नहीं होते हैं, इसलिए ये चौथा विकल्प क्या माना जाएगा? सही। तो आप समझ गए होंगे आखिर कि इसका 4th विकल्प क्यों सही था पहले ही क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय का परिचय देने के लिए दी जाती है। पूर्व ज्ञान के आधार पर यदि आप किसी भी विषय का परिचय देने के लिए क्या दिया जाता है? क्या प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, विकासात्मकता या प्रस्तावना? वापिस सुनिएगा आप लोग। पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय का परिचय देने के लिए दी जाती है, क्या दी जाती है? पूर्व ज्ञान के आधार पर यदि आप विषय का परिचय दे रहे हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर आप नवीन ज्ञान देते हो, तो प्रस्तावना कौशल में भी देते हो। प्रस्तावना कौशल पूर्व ज्ञान के आधार पर रहता है। लेकिन यहां पर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय का परिचय देना क्या कहलाता है? वो प्रस्तुतिकरण कहलाता है। तो ए विकल्प क्या माना जाएगा? सही। स्पष्टीकरण होगा नहीं, विकासात्मक होगा नहीं, प्रस्तावना नहीं होगा। तो विषय का जो परिचय दिया जाता है पूर्व ज्ञान के आधार पर, वो क्या कहलाता है? प्रस्तुतिकरण कहलाता है। चलिए 3rd क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन है, दिमाग पर जोर डालिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत? इनमें से ज्ञानात्मक सिद्धांत कौन सा है? क्षेत्रीय सिद्धांत है, प्रबलन सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, या सभी है? देखिएगा कि कौन सा सिद्धांत ज्ञानात्मकता की दृष्टि से उपयोगी है। प्रबलन सिद्धांत जो कि हल ने दिया था, क्षेत्रीय सिद्धांत जो कि कुर्तलेविन ने दिया था, समझ रहे होंगे आप लोग, और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो कि पावलो ने दिया। पावलो ने दिया, और सभी तो होगा नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे इन 3 विकल्पों में से एक विकल्प सही है। तो ज्ञानात्मक सिद्धांतों की यदि बात करें, शास्त्रीय अनुबंधन ज्ञानात्मक सिद्धांतों में नहीं आएगा, यह व्यवहारवाद में आएगा।
ऐसा सिद्धांत भी क्या है, व्यवहारवाद में आएगा, तो यह भी विकल्प गलत है। तो बचा क्या, कुर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत ज्ञानात्मक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, इसी वजह से ए विकल्प क्या माना जाएगा, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हम करके सीखते हैं, यह कथन किसका है, बहुत ही जबरदस्त है। करके सीखना कथन किसका है, कॉर्सेनिक का, टाइलर का, योकम का, या डॉक्टर मैस का। करके सीखना, कॉर्सेनिक ने तो क्या कहा, मनोविज्ञान के कथन का है। मनोविज्ञान से तात्पर्य को लेकर चर्चा की है कॉर्सेनिक ने। यहां तक कॉर्सेनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर भी बात कही है। मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर भी क्या कही बात, मनोविज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का शिक्षा में अनुप्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये तो किसका, कॉर्सेनिक का कथन है, इसलिए यह विकल्प तो क्या हो गया, गलत। टाइलर की यदि अपन बात करें तो टाइलर ने मनोविज्ञान के विकास के इतिहास क्रम को लेकर बात कही, विकास के इतिहास क्रम को। इसके अलावा इस टाइलर ने जो बात कही, व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर बात कही, व्यक्तिगत विभिन्नता पर कथन कहा है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग दिखाई देना व्यक्तिगत विभिन्नता, ये बात टाइलर ने कही, इसलिए करके सीखने को लेकर बात नहीं कही। तो आंसर क्या होगा, योकम। ये आंसर भी गलत है, योकम ने इसको लेकर बात नहीं की है। तो बच्चा कौन, करके सीखना डॉक्टर महस नाम का जो व्यक्ति था, इसने क्रियाशीलता के महत्व को बताया और करके सीखने की चर्चा की थी। तो ए विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, उस पर चर्चा करते हैं कलर को चेंज करके। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। बात हो रही क्वेश्चन नंबर 5 की। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। क्या यह कथन सही है या यह कथन नहीं है, क्या यह कथन अनिश्चित है या यह कथन कभी कभी है। देखिएगा, परिपक्वता इत्यादि से शब्द क्या आ रहा है, परिपक्वता। चीज को समझना, बिल्कुल उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। शब्दों के अर्थ को समझोगे तो साथियों आप इसका उत्तर दे पाओगे। बिल्कुल मुझे वीडियो कौन कौन देख रहे सभी का पता है। जो मेरे से कुछ लोग पढ़े हैं वो भी देख रहे हैं, जो वर्तमान में भी पढ़ रहे हैं वो भी वीडियो देख रहे हैं। देखिएगा, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में परिवर्तन या उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। यह बात सत्य है क्या, क्या यह बात असत्य है क्या, क्या यह बात अनिश्चित है क्या यह बात कभी कभी है। देखिएगा, परिपक्वता आदि से व्यवहार में क्या है, व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहते हैं, पढ़ा आपने अधिगम को, व्यवहार में परिवर्तन को। तो यह कथन तो क्या हो गया, यह क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि परिपक्वता का संबंध क्या है, विकास से है, इसलिए अनिश्चित भी नहीं है, कभी कभी भी नहीं है। उत्तर क्या होगा, नहीं, बी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता, नहीं कहा जाता है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक। सीखने में अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, वो भी किससे संबंधित हो, शिक्षक से। देखिएगा, इच्छा शक्ति, अभ्यास, ज्ञात से अज्ञात या प्रस्तुतिकरण। चलिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है। देखिएगा, अभ्यास, ज्ञात से अज्ञात
और प्रस्तुतिकरण और इच्छा शक्ति। देखिएगा इनमें से शिक्षक से संबंधित कारक कौन सा है? देखिएगा इच्छा शक्ति अधिगम को प्रभावित करती है, लेकिन यह शिक्षक से संबंधित नहीं है। फिर ज्ञात से अज्ञात ये प्रस्तावना कौशल पर आधारित है, ये भी नहीं है। यदि अभ्यास की यदि बात करें तो अभ्यास जो है अगर शिक्षक नहीं करेगा तो निश्चित उसका अधिगम क्या होगा? प्रभावित होगा। तो बी विकल्प क्या माना जाएगा? सही। प्रस्तुतिकरण है नहीं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? इनमें से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? सीखने में लगा समय और सीखने की मात्रा को दर्शाने के लिए जो ग्राफ पर रेखा चित्र बनाए जाते हैं उसे अधिगम का वक्र कहते हैं। लेकिन यहां पूछा जा रहा अधिगम का वक्र कौन सा नहीं है। देखिएगा अधिगम के वक्र की बात हो रही है, चक्र की बात नहीं हो रही है और चक्कर की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? अधिगम का वक्र। अधिगम के वक्र को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4। कौन कौन से? एक तो है आपके नतोदर वक्र। कौन सा है साथियों? नतोदर वक्र है। नंबर 2 फिर है उन्नतोदर वक्र। कौन सा है? उन्नतोदर वक्र। इसके बाद फिर यदि अपन बात करें कि नतोदर भी हो गया, उन्नतोदर भी हो गया, एक हो गया समान निष्पादन वक्र। समान निष्पादन वक्र। फिर एक हो गया आपके मिश्रित वक्र। कौन सा हो गया? मिश्रित वक्र। तब आप समझ गए होंगे कि आखिर उत्तर कौन सा है। देखो नतोदर है, उन्नतोदर है, मिश्रित है, लेकिन इनमें से कौन सा वक्र नहीं है? तो आंसर जो सही होगा नहीं में वो होगा लंबवत वक्र होता ही नहीं है। तो डी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 के बाद 8 और यही बैठ। क्वेश्चन नंबर आ गया 8। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषता नहीं है? सवाल पूछा जा रहा है किशोरावस्था, और किशोरावस्था में भी क्या है? संवेगात्मकता को लेकर बात हो रही है कि किशोरावस्था में संवेगात्मक विशेषता कौन सी नहीं है? कौन सी क्या है? नहीं है। वीर पूजा काल किशोरावस्था की विशेषता है संवेगात्मक। विरोधी मनोदशाएं यह भी विशेषता है। भाव प्रधान जीवन जीना चाहता है, भावनाओं का संबंध संवेग से होता तो यह भी है। तो नासिरजम जो है यह शेषावस्था की विशेषता है। नासिरजम जो होती है इन्फेंसी एज की क्या है? विशेषता। नासिरजम को क्या कहते हैं? आत्म प्रेम कहते हैं साथियों। और खुद से प्रेम जो होता है वो शेषावस्था की विशेषता। तो ये और ये तीनों तो क्या हो गई? किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। बचा कौन? डी। और डी ही विकल्प क्या होगा? सही होगा। क्यों होगा? कारण सहित आपने और मैंने चर्चा की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अब आ गया है। 9 देखते हैं आप क्या कर सकते हो इस 9 में कमाल। निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र नहीं है? क्या खेलों का प्रशिक्षण है, मापन मूल्यांकन है, सीखने की प्रक्रिया है, या पाठ्यक्रम का निर्माण? देखिएगा मनोविज्ञान का क्षेत्र पाठ्यक्रम निर्माण है, मनोविज्ञान का क्षेत्र सीखने की प्रक्रिया भी है, मनोविज्ञान का क्षेत्र मापन और मूल्यांकन भी है। तो बचा कौन? खेलों का प्रशिक्षण। यह मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। इस दृष्टि से ये 3 क्या हो गए? गलत। और सही क्या हुआ? खेलों का जो प्रशिक्षण है ये मनोविज्ञान का क्या है? क्षेत्र नहीं। ये तो खेल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो गया तो मैं इस वीडियो में से बाहर आ सकता हूं और हो सकता आप
अमेरिका मनोविज्ञान का जनक या अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया? आपको बहुत बार पढ़ाया। अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक कौन है? बताइए फटाफट फटाफट फटाफट। कौन सा हो सकता अमेरिका मनोविज्ञान का पिता? विलियम वुंड को क्या माना गया? अमेरिकन मनोविज्ञान का पिता नहीं माना गया। इसे क्या कहा गया? इसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। बताइए कौन है अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक? अरस्तु की यदि बात करें तो इसे मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, तो ये अरस्तु साहब भी नहीं है, मनोविज्ञान का जनक है। अब दो विकल्प है आपके सामने, अब तो बता दो। तो अमेरिकन मनोविज्ञान का पिता जो कहा गया, किसे कहा गया? थॉर्नडाइक को नहीं कहा गया। इसे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। तो अमेरिकन मनोविज्ञान का पिता कौन है? विलियम जेम्स को अमेरिकन मनोविज्ञान का पिता कहते हैं। और ये वही व्यक्ति है जिसने मनोविज्ञान को दर्शन से अलग किया था। तो सी विकल्प बिल्कुल क्या है? सही है। और इसकी किताब का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और ये किसके प्रवर्तक थे? ये प्रकार्यवादी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। 11 जेबी वाटसन के साथ। जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? मन का, चेतना का, व्यवहार का, या सभी? जेबी वाटसन के साथ मनोविज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी नहीं कहलाता है। मन का अध्ययन भी नहीं कहलाता है, चेतना का अध्ययन भी नहीं कहलाता। क्या कहलाता है? व्यवहार का अध्ययन। तो चेतना का अध्ययन किसके अनुसार? विलियम वुंड के अनुसार और विलियम जेम्स के अनुसार और जेम्स शली के अनुसार और वाइव के अनुसार चेतना का अध्ययन। मन का अध्ययन किसके अनुसार? पंपोलोजी के अनुसार। तो ये तीन तो क्या हो गए? गलत। और सही क्या हो गया? व्यवहार। वाटसन ने को व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही दिमाग को यूज करके उत्तर दे सकते हो, दिमाग का दही करके उत्तर नहीं दे सकते हो। तो देखिएगा दिमाग का कितना यूज कर पाते हो, क्योंकि आप सब बुद्धिशाली हो। नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्य नंबर 2 को देख रही है क्योंकि वे नायक और उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही है। यह उदाहरण है। नेहा नाम की कोई लड़की है, ये कोई टेलीविजन में धारावाहिक 2 देख रही है और उसी धारावाहिक के अंतर्गत वे कोई नायक और उसके परिवार की जो कहानी है उसको जानना चाहती है। उसके लिए उसे सब्र नहीं है, उसको जानने की इच्छा है। तो यह उदाहरण जो है वो किसका है? कुसमायोजन का है, क्योंकि वो समायोजित नहीं हो पा रही इसलिए वो ऐसा कर रही है। क्या वो जानना चाहती, अधिगम करना चाहती इसलिए ऐसा कर रही है? क्या उसे आंतरिक अभिप्रेरणा प्रेरित कर रही इसलिए ऐसा कर रही है? या उपयुक्त सभी है? तो आंसर क्या होगा? कुसमायोजन नहीं होगा। क्या होगा? अधिगम नहीं होगा। सभी नहीं है। है क्या? अभिप्रेरणा में भी कौन सी? आंतरिक अभिप्रेरणा की वजह से वो ऐसा कर रही है। बिल्कुल व्यवहार पर आधारित ये क्या है? सवाल है। पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का संबंध। उपलब्धि अभिप्रेरणा का संबंध है। 4 ऑप्शन, फ्राइड या जंग, एडलर और कुर्ट लेविन, वाटसन और वुडवर्थ, या मैकलिंड और एरिक्सन। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का संबंध किससे है साथियों? हम बात कर रहे हैं इस उपलब्धि अभिप्रेरणा को लेकर। चीज को समझिएगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा को लेकर क्या की जा रही है? बात की जा रही है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को देने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? वो था मैकक्लीलैंड।
जिसने 1990 के आसपास ये उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया। इसको वैज्ञानिक दिशा किसने दी, इसको लोकप्रिय किसने बनाया, इसको वैज्ञानिक दिशा देने वाला कौन था, एरिक्सन था। कौन था, एरिक्सन। तब सोचिएगा ये मैकीलैंड और एरिक्सन नाम के दो व्यक्ति थे जिसने उपलब्धि अभिप्रेरणा पर कार्य किए। तब यहां पर यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का संबंध किससे है। तो फ्रायड और जूंग का तो संबंध किससे है, मनोविश्लेषण से है। तो यह तो विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों हो गया, कारण बता दिया मैंने, यह क्या हो गया, गलत। और कुर्ट लेविन की यदि बात करें तो इसका संबंध क्षेत्रवाद से है, तो यह भी विकल्प क्या हो गया, गलत। वार्सन और वुडवर्थ का संबंध किससे है, इसका संबंध व्यवहारवाद से है, इसी वजह से यह भी क्या हो गया, गलत। तो सही कौन होगा, डी विकल्प बिल्कुल सही होगा, मैकमिलन और एरिक्सन। तो आपको पता हो गया कि आखिर डी क्यों सही है और ये 3 क्यों गलत है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, हावर्ड गार्डनर के द्वारा निम्न में से बुद्धि का कौन सा प्रकार नहीं है। तो आप सोचिएगा, हावर्ड गार्डनर कौन सा गार्डनर है, ये हावड़ा ब्रिज पर काम करने वाला हावर्ड गार्डनर। इसने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था कि बहु के अंदर बहुत सारी बुद्धि होती है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। सबको बता रहा है बहुओं में बुद्धि होती है, इसलिए तो बेटा चुपचाप होता है। तो सोचिएगा बहुबुद्धि का सिद्धांत की यदि हम बात करें तो हावर्ड गार्डनर ने लगभग 1983 के आसपास इस सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी, 83 में। अब यह आती है कि उन्होंने बुद्धि के शुरुआत में 7 प्रकार बताए थे। कौन कौन से 7, एक तो भाषाई बुद्धि बताया था, कौन सी बुद्धि, भाषाई। दूसरे नंबर पर इन्होंने क्या बताया, शारीरिक गतिक बुद्धि बताया, शारीरिक गतिक बुद्धि। उसके बाद इन्होंने तार्किक गणितीय बुद्धि बताया, तार्किक गणितीय बुद्धि। उसके बाद इन्होंने चौथे नंबर पर स्थानिक बुद्धि बताया और 5वें नंबर पर इन्होंने संगीतक बुद्धि बताया, संगीतक बुद्धि। और 6ठे नंबर पर अंत्य व्यक्तिक बुद्धि बताया और 7वें नंबर पर व्यक्तिक बुद्धि बताया। तो अब सोचिएगा कौन सी नहीं है। देखिएगा, भाषाई है, स्थानिक है, व्यक्तिगत है, तो कौन सा प्रकार नहीं है, तो ए सर्जनात्मक प्रकार नहीं है। तो ये तो सारे हैं, इस वजह से गलत हो गए। और जो नहीं है वो कौन सा है, रचनात्मक और सर्जनात्मक बुद्धि का प्रकार इन्होंने नहीं बताया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी पुस्तक के रचनाकार कौन है। फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है। क्या थर्स्टन है, थॉर्नडाइक है, एच गार्डनर है या प्रेयर है। देखिएगा, कलर चेंज करते हैं, हर व्यक्ति की पुस्तकों की चर्चा करेंगे। देखिएगा, थर्स्टन की जो पुस्तक थी वो क्या थी, प्राथमिक मानसिक योग्यता, प्राथमिक मानसिक योग्यता, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम शिक्षा मनोविज्ञान, क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। और प्रेयर की पुस्तक का क्या नाम है, माइंड ऑफ द चाइल्ड, माइंड ऑफ द चाइल्ड। तो बिल्कुल ये तो क्या हो गए, गलत। तो क्या होगा, सी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। ये पुस्तक जो कि एच गार्डनर के द्वारा फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक को लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की और कहां चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, 15, अब कौन सा पढ़ेंगे, 16। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है,
बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है, क्या 10 वर्ष में, 16 वर्ष में, 25 वर्ष में या 50 वर्ष में? बिल्कुल फटाफट उत्तर दीजिए, कोई डिस्कस नहीं है, डायरेक्ट आंसर है इसका। देखिए, बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जो होता है किस आयु में होता है? 16 वर्ष की आयु में होता है। 10 होता नहीं और 25 होता नहीं, 50 होता नहीं, तो अंतिम क्या माना गया? 16। बी विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, अब नहीं है खतरा, आ जाओ बेटा 17। देखिएगा, किस रक्षात्मक तंत्र में एक व्यक्ति अपने काल्पनिक जगत में अपनी अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण करके तनाव मुक्त हो जाता है? क्या दमन में, प्रक्षेपण में, दीवापसन सपन में या सभी में? देखिएगा, ऐसी कौन सी रक्षा युक्ति है जिसमें व्यक्ति अपने आप को समायोजित करने के लिए कल्पना लोक में विचरण करता है, सपने देखता है, इस तरह से सपने देखकर अपने आप को समायोजित कर लेता है। जैसे मान लेते हैं शिक्षक भर्ती में चयन नहीं हो रहा है और सपने देख रहा है कि मेरा चयन हो गया है, मैं 3rd ग्रेड मास्टर बन चुका हूं, 7वां वेतन आयोग लग गया है, 8वें की तैयारी है, नींद खुलते ही सब कुछ। तो कुछ समय के लिए वो कल्पना में घूमता है, तो एक तरह से कल्पना घूमना दमन नहीं कहलाता है, प्रक्षेपण नहीं कहलाता, सभी है नहीं। क्या है? सी विकल्प बिल्कुल सही है। हवाओं में हवाई किले के रूप में दिवा सपन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 जबरदस्त है, 99% मान के चलिएगा, संभवतः ये क्वेश्चन भी एग्जाम में दिख सकता है। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन को सम्मिलित किया गया? कौन से अनुच्छेद में? 91 नहीं, 89 नहीं, 74 नहीं, तो बचा कौन? 86 संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा क्या है? दिया गया है। तो राइट टू एजुकेशन कब दिया गया? 86 संविधान संशोधन के तहत। तो बिल्कुल चलिएगा अगले क्वेश्चन की और बात हो रही है एनसीएफ 2005। क्या होता है एनसीएफ 2005? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। बिल्कुल दिमाग लगाइएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005। ये जो एनसीएफ 2005 है, ये किस पर बल देता? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या सभी पर बल देता है? देखिएगा, एनसीएफ 2005 का जो मुख्य उद्देश्य है वो करके सीखने पर है। दूसरा, रटने पर भी है क्या, या समस्या हल करने पर भी है, या सभी पर है? बताइए, एनसीएफ 2005 का किस पर बल देता है? एनसीएफ 2005 सोचिएगा, समझिएगा, उत्तर दीजिएगा। देखिएगा, रटने पर देता नहीं, इसलिए सभी होगा नहीं। बचा कौन? एनसीएफ 2005 समस्या हल करने पर क्या देता है? गलत, करके सीखने पर बल देता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। उपलब्धि परीक्षण भाग है, समाजशास्त्र का, जीव विज्ञान का, अर्थशास्त्र का या मनोविज्ञान का? उपलब्धि परीक्षण जो भाग है वो किसका है? समाजशास्त्र का नहीं है। किसका है? अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक का नहीं है। किसका है उपलब्धि परीक्षण? जीव विज्ञान का नहीं है। बचा कौन? मनोविज्ञान का एक क्या है? भाग है। तो बिल्कुल आपको आनंद आया होगा साथियों। आज जिस मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी जो 20 के क्रम को आप हम लेकर चले थे, उसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बिल्कुल कमेंट लिखिएगा ताकि मैं आपको पढ़ सकता हूं। कमेंट ही लिखिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी को निरंतर चलायमान रखेंगे। यदि आपको कहीं लग रहा कि आपके काम की नहीं है तो मुझे अभी कह दीजिएगा। एक बार पुनः आपका इस क्लास में स्वागत, भव्य अभिनंदन और अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे कल कुछ नए तथ्यों के साथ।
कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। ओके।